जय हिंद सभी को। तो आज मैं बेटा आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए आज से एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें हम लोग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस है 2023 से लेकर 24 के और 25 के ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ऑनलाइन पेपर में जो पूछे गए हैं आपके पास, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रॉपर ढंग से देख लीजिएगा और इससे आपको एक चीज़ का पता चल जाएगा कि आपको जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए वो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इनको बाकी डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट पे आ जाए आप, तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य, इसमें ऑप्शन देख लो, सत्यमेव जयते, करो या मरो, स्वयं से पहले सेवा, या फिर वंदे मातरम। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपके पास सी, यानी स्वयं से पहले सेवा। ये आपका पहला क्वेश्चन था कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। आगे इसके ऑप्शन डिस्कस करें। सत्यमेव जयते, ये आपको पता है, ये हमारा वाक्य है, भारत का आदर्श वाक्य है। ये भारत का सेना का नहीं है, सिर्फ हमारे भारतीय का क्या है, आदर्श वाक्य है। दूसरा है करो या मरो, ये आप लोगों को पता, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपको मैंने बता दिया। और यहाँ पे एक वंदे मातरम का जिक्र हुआ है। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है और 1896 में पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था और इसके ऑप्शन जो चार थे हमने उससे भी डिस्कस कर लिए क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी का स्लोगन है 1942, एंड वंदे मातरम 1896 में पहली बार गाया गया था और लिखा किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो आपको ऐसी एसटी बतानी है, एसटी जनजाति बतानी है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। तो पहला ऑप्शन है संथाल। संथाल के बारे में मैं बता देता हूँ, ये बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी पड़ती है बेटा। तो मोस्टली छत्तीसगढ़ में नहीं है पर ज़्यादा मात्रा में नहीं है। मारिया, ये भी आपकी कम मात्रा में पड़ती है और ये सब कास्ट है किसकी, गौंड जनजाति की। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है गौंड जनजाति, ये आपका राइट आंसर था। यानी छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा एसटी समूह है वो आपका कौन सा वाला है, गौंड जनजाति। और गौंड जनजाति से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो ट्राइब है वो आपका गौंड ट्राइब है, इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि स्वतंत्र सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो इसके ऑप्शन देखिए, 10 मई 1857, सबको पता है 10 मई 1857 को क्या हुआ था। तो आपको पता है स्वतंत्रता संग्राम, आपको पता है जो हमारी पहला लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो कब से शुरू हुई थी, 10 मई 1857 को, और ये मेरठ से शुरू हुआ था बेटा। ठीक है, 1857 की जो क्रांति वो मेरठ से शुरू हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, डिटेल में बताया है आपको मैंने। अगला क्वेश्चन थे 8 अप्रैल 1857 को। तो 1857 यानी 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दी गई थी, किसको, मंगल पांडे। तो इसका जो राइट आंसर रहना था कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। और 1857 की क्रांति शुरू कब हुई थी, 10 मई 1857 को। और कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2025 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे। क्योंकि उस समय 25 में पूछा गया था, तो उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे, देखिए रघुराम जी राजन भी गवर्नर रहे आरबीआई के, उर्जित आर पटेल भी आरबीआई के गवर्नर रहे नोटबंदी के समय, और संजय मल्होत्रा ये भी गवर्नर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर था 25 का, वो है बच्चा शक्तिकांत दास। तो राइट आंसर इसका कौन सा है, शक्तिकांत दास। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को मैं बता देता हूँ, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। हमारा नेशनलाइज बैंक में, ये समझिए कि हमारा बैंकों का बैंक बोलते हैं आरबीआई को। ठीक है, तो जितने भी बैंक है वो नेशनलाइज होते हैं किससे, आरबीआई से। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ये भी पेपर में बन सकता है क्वेश्चन कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 में। और 1969 में क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है कि 1969 में आरबीआई ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, 14। एक नेशनलाइजेशन फिर से हुई थी
1980 में 1980 में भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उस समय जो बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे वो कितने थे? 6। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो गए कि आरबीआई जो है वो कब बना था? 1935 में बना था। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो डी स्मिथ थे। तो चलो ये आगे कभी डिस्कस करके, फिलहाल यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर थे 25 में, वो कौन थे? शक्तिकांत दास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत डिटेल में पूछा गया था कि कौन सा नृत्य जो पीतल की थाली पर किया जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा, कौन सा नृत्य जो पीतल की थाली पे किया जाता है? ऑप्शन है कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पीतल की थाली पे जो नृत्य होता है वो कुचिपुड़ी होता है। ठीक है, कौन सा नृत्य होता है? कुचिपुड़ी होता है। और ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है बेटा। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन से बात करें, कथक, ये पेपर में आ सकता है। कथक उत्तर भारत में पड़ता है। ठीक है, उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का फेमस शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे ओडिसी, ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे। रिलेटेड क्वेश्चन में याद करिएगा, कथक नृत्य पूछेंगे तो उत्तर भारत करिएगा, भरतनाट्यम पूछेंगे तो तमिलनाडु करके आ जाइएगा, ओडिसी ओडिशा में याद कर लीजिए, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। और ये वो नृत्य है जो कि पीतल की थाली पे किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6, कि भारतीय सेना में कितनी परिचालन कमानें हैं? यानी हमारी जो ऑपरेशनल सेंटर है वो कितने हैं? तो आप बताइए, ऑपरेशनल ट्रेनिंग कमांड कितनी है? तो आपके पास ऑप्शन है 3, ये बिल्कुल गलत है। आपके पास है 5, ये भी गलत है। हमारी जो परिचालन कमानें हैं वो कितनी है? 7। वो आप लोग को पता भी होगा। हमारी जो उत्तरी कमान है उधमपुर में पड़ती है। उत्तरी कमान जो है हमारे पास उत्तरी, ये है पड़ती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वेस्टर्न कमान पश्चिमी, ये आपको पता है पश्चिमी कमान कहाँ पड़ती है आपकी? चंडी, यानी चंडीगढ़ में, चंडी मंदिर चंडीगढ़ में आपकी है। उसके बाद साउथ कमान, दक्षिणी कमान, दक्षिणी कमान अगर पेपर में आए तो पुणे महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछे मध्य कमान तो आपके पास लखनऊ में है, लखनऊ में है। अगर आपसे पूछे पूर्वी कमान तो पूर्वी कमान कलकत्ता में है। उसके बाद बची आपके पास एक ट्रेनिंग कमांड है आपकी, ट्रेनिंग कमांड। तो ट्रेनिंग कमांड आपको पता है ये शिमला में है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग कमांड को भी आप काउंट करेंगे किसमें? परिचालन कमांड में। ठीक है, और एक आपके पास कौन सी बनी? साउथ और वेस्ट कमांड, साउथ वेस्ट कमांड जो कि आपकी कहाँ है? गुजरात में। तो इस तरह से बेटा कितने कमान है आपके पास? तो परिचालन कमानें जो है वो हमारी कितनी हैं? 7। इसको याद रखिएगा। उत्तरी कमान हमारी उधमपुर जम्मू कश्मीर में पड़ती है। वेस्टर्न कमान चंडी मंदिर आपकी चंडीगढ़ में है। साउथ कमान पुणे महाराष्ट्र में है। मध्य कमान लखनऊ में पड़ती है। हमारी ईस्टर्न कमान कलकत्ता में है। हमारी ट्रेनिंग कमान शिमला में है। और हमारी साउथ वेस्ट कमान जो है वो कहाँ पड़ती है? गुजरात में। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी क्या थी? ये परिचालन कमानें थी जो कि कितनी है? 7। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था पूछा गया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है? यानी हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? ये क्वेश्चन 2-3 पेपरों में रिपीट हुआ है। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, इन्होंने दिया ऑप्शन फ्रांस, इन्होंने दिया अमेरिका, और इसका एक ऑप्शन दिया रखा है आयरलैंड। तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। इस बात को याद कर लेना। और इसी में शायद या अगली शिफ्ट में देखिएगा 2 जुलाई के पेपर में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन आया था कि संविधान के कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से लेकर आपके 51 तक चलते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर जो 51 हमारे आर्टिकल है वो किससे जुड़े हैं? नीति निर्देशक तत्वों से, जो कि सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? कंसेप्ट आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पटचित्र कला किस राज्य की लोक चित्रकला है? बहुत ही डिटेल में पूछा गया था क्वेश्चन कि किस राज्य की चित्रकला है। तो ये जो चित्रकला है ये बेटा उड़ीसा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 था, 1924 में बेलग्राम में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे उस समय?
1924 बेलग्राम कांग्रेस सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है नेहरू, एम के गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन था? एम के गांधी इज द राइट आंसर। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो देखिए, कानपुर के जो शासक था वो थे नाना साहब, जिन्होंने अपने आप को पेशवा कहा था। और ध्यान दीजिएगा, जो पेशवा शब्द है ये मराठा से जुड़ा है। मराठे के जो प्रधानमंत्री होते थे उनको क्या बोलते थे? वो अपने आप को पेशवा कहा जाता था। ठीक है, तो हालांकि अंग्रेज़ों ने इनको पेशवा नहीं माना था, ये अपने आप को खुद पेशवा की उपाधि इन्होंने दी थी। तो ये थे आपके पास नाना साहेब, और ये बाजीराव द्वितीय के क्या थे? पुत्र हुए। नाम इनका क्या था? नाना साहेब। आपने सुना होगा इनके बारे में। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, इनका एक कभी दौर हुआ करता था भारत के क्रांति में, स्वतंत्र सेनानी में इनके तीनों के नाम आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जो एयर फोर्स है उसका जो आदर्श वाक्य है, सेवा परम धर्म है। ये ऐसा नहीं है। नव स्पष्ट द्वितों, ये इसका राइट आंसर है। यानी हमारा जो वायुसेना है उसका आदर्श वाक्य क्या है? ये है यानी टच द स्काई विद ग्लोरी। इसका जो मीनिंग होता है टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी गर्व के साथ आकाश को छुओ। ये इसका आदर्श वाक्य है किसका? भारतीय वायुसेना का। और इसका जो वर्णन है ये हमारे गीता के श्लोक 11 में भी मिलता है, इसका वर्णन आपके पास। और यहाँ पे वायुसेना का जिक्र हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और वायुसेना दिवस मनाने का जो रीज़न है, 8 अक्टूबर 1932 में हमारी जो एयर फोर्स है उसका गठन हुआ था। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए कि भाई एयर फोर्स का गठन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932। और हम क्या मनाते हैं इस दिन? एयर फोर्स डे। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा बना? 11। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, गोवा के किस स्वतंत्र सेनानी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन करंट से आया है कि 2025 में कौन सा सेनानी था जिसे पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन आपके पास सामने पड़े, तो मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो लीबिया लाबो सरदेसाई है। और ये जो लीबिया लाबो सरदेसाई है, मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने गोवा की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो जो भारत गोवा है वो आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। कब? 1961 में। ठीक है, गोवा आज़ाद हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा आज़ाद कब हुआ था? 1961 से। किससे बेटा? पुर्तगालियों से। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? 1961। और उसमें सबसे काफ़ी बड़ा योगदान किसका रहा था? आपका लीबिया लाबो सरदेसाई का। इस तरह से इनको याद कर लेना। अगर आप यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाना चाहते तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि जो गोवा है वो पुर्तगालियों के कब्जे में कब आया था? तो ये आया था 1510 में। ठीक है, 1510 में ये पुर्तगालियों के कब्जे में आया था। और गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। और 2025 में ये अवार्ड किसे मिला था? लीबिया लाम सरदेसाई को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? तो देखिए, पंचायती राज से संबंधित जो भाग है संविधान का भाग 9 है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? आपका डी ऑप्शन रहेगा। और पंचायती राज से मैं आपको बता देता हूँ, पंचायती राज से जुड़ा एक संशोधन है जो काफ़ी फेमस है, पूछा जा सकता है। 73वां संविधान संशोधन है। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में लागू किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। पंचायती राज से जुड़ा संविधान संशोधन बताइए। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में लागू किया गया था। और पंचायती राज इंडिया में सबसे पहले लगा था राजस्थान में। कहाँ लगा था? राजस्थान का नागौर जिला। नागौर जिला, यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा था? आपका पंचायती राज लगा था। ठीक है, बाकी आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है कि लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के पास स्थित है? तो लोथल जो कि आपकी हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस स्थान है बेटा। तो सतलुज, घग्गर, रावी, भोगवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा? आपका भोगवा नदी के तट पर है आपका लोथल स्थान, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो जो 15 क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, योजना आयोग की बात हो रही है। योजना आयोग आपको पता है, योजना आयोग बना था देखो 1950 में। कब बना था? 1950 में योजना आयोग बना था। और इसके जो चीफ होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री।
तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, योजना आयोग का जो चीफ ऑफ प्रधानमंत्री होते हैं, तो जो पहले इसके चीफ रहे होंगे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो उनके उस समय प्रधानमंत्री थे। तो योजना आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री कौन थे, जिनका नाम है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछा गया था, तो उपाध्यक्ष में ऑप्शन देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हुआ करते थे। गुलजारी लाल नंदा राइट आंसर है आपका। तो गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, गुलजारी लाल नंदा इंडिया के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कार्यवाहक पहले प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगर कभी पूछे कि कौन रहे हैं, तो 1964 में पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी गुलजारी लाल नंदा बने थे। और ये इंडिया में 2 बारी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, एक बारी 64 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी, और एक बारी 1966 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। सॉरी, इंदिरा गांधी नहीं, नॉट इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की। जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी तब ये दोबारा क्या बने थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन हमारा था योजना आयोग के उपाध्यक्ष पहले कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब साइंस सेक्शन देखिएगा, यहाँ से आगे जीके के कंप्लीट हो गए। तो साइंस सेक्शन में पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक है। तो देखिए मानव शरीर के लिए वैसे तो इन सब की ज़रूरत होती है, आप लोग को पता है, प्रोटीन मसल बिल्ड के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, फैट हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है, फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बोला कि सूक्ष्म पोषक तत्व बताइए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका वो खनिज रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, खनिज है। मिनरल है, आप लोग को पता है हमारे शरीर के लिए बहुत सारे धातु की ज़रूरत होती है, जैसे लोहा तत्वों की ज़रूरत होती है, हमें सोडियम चाहिए होता है, हमें आपके पास आयोडीन चाहिए होता है, तो खनिज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, पकाने से पहले चावल को कई बार बड़ी मात्रा में पानी से धोने से डैश होते हैं। देखो चावल को कई बार बड़ी मात्रा में पानी से धोने से क्या होगा। अब देखो अगर आप चावल को पानी से धो ले तो क्या होगा। ऑप्शन बोला है कि विटामिन ए की कमी हो जाएगी, विटामिन बी की कमी हो जाएगी, पानी में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की हानि, या फिर सतही प्रोटीन की हानि हो जाएगी। देखिए पहली बात है कि विटामिन जो होते, 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो कौन से, बी और सी। मतलब ये विटामिन है, ये पानी के साथ धुल सकते हैं। तो विटामिन कौन से हो, बी और सी। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो विटामिन ई ये आपको पता फैट सॉल्युबल होता है, तो पानी से नहीं जाता, तो ये ऑप्शन गलत है। ये बोलता है वाटर से जा सकता है, तो इसका मतलब विटामिन बी की हानि हो सकती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विटामिन बी और जो विटामिन सी है ये पानी में घुलनशील विटामिन होता है और ये पानी में निकल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका बी रहेगा। ठीक है, और ध्यान देना ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उसको बोलते हैं कीड़ा, KEDA, इसको कीड़ा बोलते हैं। तो इस तरह से इसको याद कर लेना, कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चश्मा बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं। तो जो हम चश्मा बनाते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडा कांच। सोडा कांच से हम थोड़ा हार्ड सा कांच बनाते हैं, जैसे फ्लास्क वगैरह। पोटाश कांच इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्टिकल ग्लास बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यह है पोटाश कांच। राइट आंसर रहने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाइएगा, मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। तो यानी ब्लड कहाँ शुद्ध होता है, आपका ऑप्शन है हार्ट। हार्ट में भी ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। नंबर 2 पे है वृक्क। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड को शुद्ध करता है वो कौन है, आपका किडनियाँ करती है। ठीक है, और यहाँ पे फेफड़े भी दिए, फेफड़े भी ब्लड को शुद्ध करते हैं। और आप लोग को पता है फेफड़े कैसे करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उसमें क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं। तो लंग्स से भी ब्लड शुद्ध होता है। पर अगर ये सभी ऑप्शन में दे दिए तो तुम्हें क्या करना है, किडनियाँ करनी है। तो किडनियाँ ब्लड को शुद्ध करती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक चमकदार अधातु कौन सी है। ऐसी नॉन मेटल बताइए जो काफ़ी ब्राइट है। सोडियम ऑप्शन में दे रखा है। सोडियम मैं बता देता हूँ, ये धातु है, और ये एक ऐसी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है और इसे मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो सबसे चमकदार अधातु में कौन सी आती है, आपकी आयोडीन। तो ये आपने कंप्लीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर
सिक्स्थ था संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं। तो संकट जो कालीन हार्मोन है ये कहते हैं बेटा एड्रिनल हार्मोन को, एड्रिनल हार्मोन। और मैं बता देता हूँ जो एड्रिनल हार्मोन है ये किडनी में जो ग्रंथि होती है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या नाम है उसका, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि होती है और एड्रिनल ग्रंथि में ही हार्मोन पाया जाता है, कौन सा, एड्रिनल हार्मोन। और एड्रिनल हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन, हिंदी में क्या बोलते हैं, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं। तो लड़ो एवं उड़ो हार्मोन एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं और एड्रिनल ग्रंथि में पाया जाता है। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है, किडनी के ऊपरी भाग में होती है। तो जो किडनी का ऊपरी हिस्सा होता है, किडनी का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम कार्टेक्स कहते हैं, यहाँ पे ये ग्रंथि पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि। तो कई बार इस क्वेश्चन को घुमा कैसे भी पूछते हैं कि भाई हमारे शरीर को उत्तेजना किस ग्रंथि से मिलती है। तो शरीर को जो उत्तेजना मिलती है वो भी एड्रिनल ग्रंथि से ही मिलती है। तो राइट आंसर तब भी आपका क्या रहेगा, एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन देखिए तो एक थायरॉक्सिन भी दिया था। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारे थायराइड ग्रंथि उत्सर्जित करती है जो कि गले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा जीव है जो संघन वनों में नहीं पाया जाता, मतलब जो काफ़ी डार्क फॉरेस्ट, मतलब जो घने जंगल है उनमें नहीं होता। तो आपको पता है ऊंट है, ऊंट रेगिस्तान में रहता है, तो ये आपको पता है घने जंगल में नहीं होता। तो इसका आंसर आपका ए था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, इस प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं उसको। तो क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें लाइट चाहिए होती है जो कि पेड़ पौधे सूर्य से लेते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों को, और क्लोरोफिल आपको पता है पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके प्रेजेंस में पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, लाइट की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, और एक साथ में हमें क्या चाहिए होता है, पानी। और अगर कोई पूछे पानी को कहाँ से मिलता है, जाइलम। पेड़ पौधे पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उस केस में आपका जो आंसर रहने वाला हो जाइलम रहते हैं। तो जाइलम क्या करते हैं, जड़ों से जो पानी है ऊपर चढ़ जाता है पत्तियों तक, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस को जाइलम। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ एक क्लोरोफिल का जिक्र हुआ है, तो कई बार पेपर में आता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। तो अगर ये पेपर में आता है तो आंसर नोट करिएगा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। और इसी की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से जो पत्तियां है वो कैसी होती है, ग्रीन रहती है पेड़ पौधों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का कारण क्या है। तो एसिड रेन का जो कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। और एसिड रेन किसको बोलते हैं, जब पानी का पीएच मान, पानी का जब पीएच मान ऐसे समझिएगा 5.5 से कम हो जाए तो हम उस रेन को क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं। वाटर का पीएच लेवल अगर 5.5 से लेस हो गया तो समझ जाइए जो पानी है वो आपका कैसा है, एसिडिक है। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अभिक्रिया कोई सा रिएक्शन है जिसके कारण लोहे में जंग लग जाता है। किस अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लग जाता है। तो आपको बताना ऑक्सीकरण, अपचयन, संरक्षण या। तो देखिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जंग लगना कौन सा प्रोसेस होता है, या तो ऑक्सीकरण प्रोसेस बोलते हैं या फिर कई बार लिखा होता है रासायनिक परिवर्तन। जंग लगना या तो आपके पास ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन होगा या तो केमिकल चेंज होगा। अगर केमिकल चेंज नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इस दोनों को याद कर लीजिएगा। तो जंग लगना आपके पास क्या परिवर्तन रहेगा, केमिकल चेंज या फिर ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। और आपको मैं बता देता हूँ रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जो एक बारी हो जाते तो दोबारा रिपीट नहीं होते। जैसे कि जंग लगना, एक बारी जंग लग गया तो दोबारा आपको पता आप उससे कभी भी मेटल वापस नहीं बना सकते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुल जाना, ब्लीचिंग पाउडर को एक बारी आप पानी में डाल दो तो वो दोबारा वापस नहीं मिलेगा आपको। किसी कागज़ को जला दो, कागज़ का जलना,
अगर आप कागज़ को जला दोगे तो आप उससे कभी वापस कागज़ नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन जो रिपीट नहीं किए जा सकते उनको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जबकि फिजिकल चेंज वो होते हैं जो रिपीट किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि बर्फ़ को पिघला दो तो पानी बनेगा, तो पानी को जमा दो तो वापस बर्फ बन जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस जो आगे पीछे होते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फिजिकल चेंज में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास बाल काटना हो गया, नाखून का काटना हो गया, ठीक है, पानी का क्या जमना हो गया, बर्फ़ का पिघलना हो गया, या मोम का पिघलना हो गया। ये सारे परिवर्तन किस में आते हैं, आपके फिजिकल चेंज में। और एक बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि मक्खन का पिघलना कौन सा परिवर्तन आता है। तो जैसे मक्खन का पिघलना, एक बार मक्खन पिघल गया तो घी बन जाएगा, तो केमिकल चेंज में आएगा। आप उस घी से वापस मक्खन नहीं बना सकते। तो यानी मक्खन का पिघलना कैसा रहेगा, आपका केमिकल चेंज। चलिए, ये थोड़ा सा आइडिया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, आपको आइडिया दे दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, चार्ज जब भी शब्द लगता है चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलाम होते हैं, ठीक है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन की कभी वैल्यू पूछ दी जाए तो -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होती है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी साथ में लर्न कर लीजिए इस क्वेश्चन के साथ। तो पहली बात है, आवेश यानी चार्ज के यूनिट क्या रहते हैं, तो आपका आंसर क्या रहता है, कूलाम। और अगर कभी पूछे कि कूलाम का नियम किससे जुड़ा है, कभी पेपर में कूलाम का नियम आ गए तो ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम किससे जुड़ा है, चार्ज से जुड़ा है, ठीक है। इसके ऑप्शन की बात करें तो आपको पता है वाट। वाट किसके होते हैं, पावर के यूनिट होते हैं, ठीक है। ये किसके होते हैं बेटा, पावर के यूनिट होते हैं। और 1 हॉर्स पावर सुना होगा आपने, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। न्यूटन जो यूनिट होते हैं ये बल के होते हैं। आपके पास जूल है, जूल जो यूनिट होते हैं ये कार्य के होते हैं, कार्य के है, ऊर्जा के है, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या होते हैं आपके, जूल। तो ये इसमें ऑप्शन दिए हुए थे इसके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जस्ता लेपित लोहे को किस रूप में जाना जाता है। जस्ता लेपित का मतलब होता है, इसको बोलते हैं जस्तीकरण, जस्तीकरण भी बोलते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गैल्वेनीकरण प्रोसेस में किसका प्रयोग करते हैं। तो जस्ता का प्रयोग करते हैं, लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए, तो इसको बोलते हैं जस्तदार लोहा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनीकरण प्रोसेस में किस धातु का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर रहेगा जस्ता। गैल्वेनीकरण प्रोसेस में किस धातु का प्रयोग होता है, तो जस्ता। तो क्वेश्चन था कि जस्ता लिपित लोहे को किस रूप में जाना जाता है, जस्तदार लोहा बोलते हैं। इससे लोहे को जंग से बचाया जाता है। तो आइंदा के लिए अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि गैल्वेनीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है, तो आपका राइट आंसर जस्ता रहेगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य अपनी ऊर्जा को निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करता है, यानी सूर्य। क्वेश्चन ये है कि सूर्य को जो एनर्जी मिलती है वो कौन से प्रोसेस से मिलती है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में होता है जब एक बड़ा अणु टूटकर छोटे छोटे अणु बनाता है। जब बड़ा अणु छोटे छोटे में टूट जाए तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। सूर्य में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से नहीं होती, फिजन से नहीं होती। दूसरा प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, ये भी गलत है। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा सूर्य में हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और संलयन जब भी लगेगा बेटा, संलयन का मतलब होता है अणुओं का जुड़ना। कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं, संलयन का मतलब होता है अणुओं का जुड़ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे जो सूर्य है उसके अंदर गैसेज पाई जाती है, हाइड्रोजन और कौन सी होती है, हीलियम। हाइड्रोजन 71% होती है, हीलियम 26.5% होती है। इनके बीच रिएक्शंस होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच जो रिएक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और संलयन का मतलब होता है अणुओं का आपस में जुड़ना। जब दो अणु आपस में जुड़ेंगे तो उससे जो हीट रिलीज होगी उसको आप कौन सी हीट बोलेंगे, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सूर्य में इससे हीट प्रोड्यूस होती है। और एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब भी इसी पे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो आपका आंसर रहेगा नाभिकीय संलयन। और अगर पूछे परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है
तो परमाणु बम, ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तब आपका क्या आंसर रहेगा, नाभिकीय विखंडन। तो क्वेश्चन नंबर 13 था आपके पास। उसके बाद 14 पे आएगा कि एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरा है आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंग प्रसार, तीसरा है विद्युत चुंबकीय विकिरण, रेडिएशन है, चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरक यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका राइट आंसर यही है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन इसका राइट आंसर था। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाई लेवल पे पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 15, फल और सब्जियों को काटने से या धोने से क्या नष्ट हो जाता है। तो जब आप सब्जियों को अगर धोते हैं और उसमें से कोई चीज़ नष्ट हो रही है, इसका मतलब क्या ऑप्शन दे रखे इन्होंने बोला रेशा, फाइबर, पानी। अब आपको पता पानी से पानी धोने में क्या नष्ट होगा, गलत है, ये भी गलत है। कार्बोहाइड्रेट फलों के अंदर होता है तो पानी में धोने से नष्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब विटामिन, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये पानी में धोने से नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, विटामिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 15। थोड़ा घुमाया था कि फल और सब्जियों को काटने में और धोने से कौन सा विटामिन क्या चीज़ नष्ट हो जाती है, आंसर क्या रहेगा आपका, विटामिन। अब यहाँ से आगे मैथ सेक्शन देखिएगा। मैथ आपको पता है कि आर्मी अग्निवीर के पेपर में जो मैथ आता है वो बहुत इजी मैथ आता है, तो कोई भी बच्चे इसमें 15 के 15 भी सही मार सकते हैं। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन कौन कौन से पूछे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है कि कुल 16 अंडे हैं, 12 अंडे सड़े हुए हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत अंडे अच्छे हैं। देखो 16 अंडे हैं, उसमें से 12 सड़े हैं, तो सही कितने बचे बेटा, 4। ठीक है, और टोटल अंडे कितने हैं, 16, तो 16 में से हम इसका परसेंटेज बता देंगे। तो 4 से काटेंगे कितना आएगा, 4, और 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25। तो हम बोलेंगे 25% अंडे अभी भी सही है। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 16 अंडे हैं टोटल, उसमें से 12 अंडे क्या है, सड़े हैं। ये बोल रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत अंडे अच्छे हैं। अच्छे मतलब जो ठीक है, तो 12 सड़े हैं, 16 टोटल है, तो इसका मतलब 4 सही है। किस में से, 16 में से गुना 100 कर दो तो आपका आंसर आ गया। अगर ये बोलता कि कितने प्रतिशत अंडे खराब है, तो खराब अंडे कितने हैं, 12, टोटल कितने हैं, 16, मल्टीप्लाई क्या करोगे 100, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। 4 से काटेगा 3, 4 से काटेगा 4, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, हम बोलेंगे 75% अंडे क्या है, खराब है। पर फिलहाल यहाँ खराब नहीं पूछे, तो आंसर आपका फर्स्ट वाला रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 25% जो कि सी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन बोला है कि 15, 30, 42 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। लघुत्तम मतलब एलसीएम बताना है, और आपको पता है एलसीएम में ऐसा नंबर ढूंढना है जो तुम्हें 15 से भी कटे, 30 से भी कटे, 42 से भी कटे, तुम्हें ऐसा नंबर ढूंढना है। तो पहली बात है 42 है, गलत है। 42 आपको पता 30 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये बात इस पे आगे ऑप्शन से कर सकते हैं आप, नहीं तो आप सबको पता है ये वाला तरीका हर बच्चा जानता है। अगर तुम ऑप्शन से नहीं कर सकते तो ये तरीका हर बच्चा जानता है। आप डिवाइड करिएगा 2 से, ये 15 आएगा, ये कितना आएगा 21। फिर आप डिवाइड करिएगा 3 से, ये 5 आएगा, ये भी आपका 5 आएगा, ये कितना आएगा 7। 5 से डिवाइड करिए और फिर डिवाइड करिएगा 7 से, तो आपको पता है ये नंबर क्या बनेगा, 7 पंजे 35, 35 और यहाँ पे आ गया 6, तो आप करिए 35 गुना 6, ये आ गया 30, आ गया 3, 6 3 21, यानी 210। बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये आपको पता बेसिक रूल है, एलसीएम निकालिएगा आराम से, नहीं तो आप इसको ओरली भी देख सकते हैं कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो 15 से भी डिवाइड, 30 से भी डिवाइड, 42 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए। 20 प्राकृतिक संख्या, वो भी कैसी, फर्स्ट औसत बताए। तो देखिए पहला प्राकृतिक नंबर 1 होगा, अगला 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे चलेंगे कहाँ तक जाना हमें, 20 तक। आपको बोला इसका एवरेज बताओ, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर नंबर के बीच गैप बराबर हो, अगर नंबर के बीच गैप बराबर हो तो आप उसका एवरेज शॉर्टकट में बता सकते हैं। कैसे, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड में 2।
अगर कभी भी संख्याओं में गैप बराबर दिख जाए आपको तो उसका एवरेज निकालना हो तो पहला नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करिएगा, 2 से डिवाइड कर देना तो एवरेज आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, पहला नंबर कितना है 1, लास्ट नंबर कितना है 20, तो डिवाइड कर दीजिएगा दोस्तों, आपको पता 21/2 का मतलब होता है 10.5। तो आप चेक कर लीजिएगा इसमें आंसर कितना है 10.5। समझ आ गया होगा कैसे किया। तो यहाँ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा। कोई भी नंबर अगर आपको बोले कि उसमें गैप बराबर दिख गया तुम्हें, अगर तुम्हें कभी नंबर का गैप बराबर दिख गया, उसका एवरेज शॉर्टकट में करिएगा, पहला नंबर और लास्ट नंबर को प्लस कर दीजिएगा, 2 से क्या कर दो डिवाइड, आपको उसका एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये केस तब है जब आपके पास गैप क्या होगा नंबर का बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 200 का 67% बताइए। तो आप लोग करिएगा, 200 लीजिएगा, 67% आपको पता है, अपॉन में क्या लेंगे 100, जब परसेंटेज हटाते बटे में क्या लेते हैं 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल करिएगा तो मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, कैरी 1 आएगी, 6 दूनी 12 और 1 13। तो आपका जो राइट आंसर है 134 है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 2 किलो और 690 ग्राम का रेशो बताइए। तो देखो हमें पता है कि तब तक हम रेशो को नहीं कंपेयर कर सकते जब तक उनके यूनिट क्या नहीं हो, सेम ना हो। यहाँ क्या लगा है ग्राम, यहाँ क्या लगा है बेटा किलोग्राम। तो अगर हमें इसका रेशो बनाना है तो पहले इनके यूनिट क्या करने हैं सेम। तो बताइए 2 किलो का अगर मैं ग्राम बना दूँ तो ये आपको पता 2000 बनेगा, और ये क्या बनेगा 690। बोलो ऐसे बनेगा, ये ऐसे ही बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। पहले चेक करिए कुछ ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है आपको, 200 यहाँ बच रहा है, 69 वहाँ बच रहा है, तो ये ऑप्शन में है। आपका राइट आंसर क्या बन गया। आइंदा के लिए इस बात का जरूर ध्यान देना कि जब भी आप रेशो को कंपेयर कर रहे हो तो यूनिट हमेशा सेम रहने चाहिए बेटा। अगर यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम करिएगा, तब आप उसको रेशो में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ आपका 5। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 144 है। तो देखिए वर्ग का जो होता है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, और इसका जो एरिया होता है उसका एरिया होता है बेटा ए स्क्वायर। इसका जो एरिया होता है क्या होता है ए स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल 144 है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 144, और अगर हम ए निकालोगे तो 100 स्क्वायर का क्या लग जाएगा रूट, और 144 का रूट कितना होता है 12। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना है सी ऑप्शन। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी ए का स्क्वायर होता है, और एरिया तुम्हें 144 दे रखा है, इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 144 है। अगर मैं ए निकाल दूं तो इसका रूट लगा दीजिएगा, और 144 का रूट क्या होता है 12 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 5:6 है। देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है 5:6 है। आगे बोला कि यदि कुल संख्या 66 है, टोटल बच्चे कितने हैं 66। अब मुझे एक चीज़ बताइए, कक्षा में लड़कियां कितनी, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग को जो तो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बताई गई, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग देख लीजिएगा, जो बच्चे इसको सिर्फ यूट्यूब पे चेक कर रहे हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी बेटा 66 है, और हमारे पास यहाँ पे रेशो कितना 5:6 है। तो अगर यहाँ पे टोटल है तो हम इसको भी टोटल करेंगे, कितना बन जाएगा 11, और 11 वैल्यू अगर 66 होती है तो आपको पता एक वैल्यू कितनी आएगी 6, एक वैल्यू कितनी आएगी 6। अगर यहाँ टोटल है तो इसको प्लस करते हैं, अगर यहाँ डिफरेंस है तो इसको माइनस करते हैं, अगर यहाँ प्रोडक्ट है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ किसी की वैल्यू होती है तो बेटा यहाँ से उसका रेशो लिखा जाता है। तो ये तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। एक वैल्यू अगर 6 है तो बताइए किसकी स्ट्रेंथ पूछिए गर्ल्स की, तो गर्ल्स की वैल्यू आपको पता 6 रेशो में है। तो बताइए 6 × 6 36, आप बोलेंगे राइट आंसर कितना है बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको समझ आ चुका होगा, बी रेशो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 5:6 है, टोटल स्ट्रेंथ इनकी 66 है, हमारे पास 11 बन रही है, तो 11 वैल्यू 66 आ गई, एक वैल्यू 6 आ जाएगी, एक वैल्यू 6 है तो मल्टीप्लाई करो। अगर बॉयज़ निकालने हैं, एक वैल्यू 6 तो 5 वैल्यू कितनी बनेगी 30, तो बॉयज़ 30 है, और गर्ल्स कितनी होगी बेटा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 8,
100 रुपए की मूल राशि 1 वर्ष के लिए 10% की ब्याज दर पर निवेश की जाती है, साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए 100 रुपए तुमने दिए बेटा, 1 साल के लिए 10% ब्याज की दर है। तो इतना इजी क्वेश्चन है कि 100 रुपए पे अगर तुम 10% ब्याज देते हैं तो 10% का मतलब तो क्लियर हो गया बेटा, आप ऐसे ही समझो ओरली 10 रुपए बन रहा है। 100 रुपए तुमने किसी को दिए, 10% ब्याज है तो 1 साल का ब्याज 10 रुपए है, तो इसमें निकालने की क्या जरूरत है? बोलेगे सर सी ऑप्शन है। अगर बोलेगे 2 साल का ब्याज बोलो तो आपको पता है 1 साल का 10 है तो 2 साल का 20 हुआ, 3 साल का 30 हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी आपसे सिर्फ ब्याज पूछा था तो राइट आंसर कितना आएगा? 10। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3 गुना अगर 145 है। देखो किसी संख्या का, हमें संख्या नहीं पता तो मान लेते संख्या कितनी है x, उसका 3 गुना कर लेते, लो 3 गुना कर दिया, किसके बराबर है? 145। किसी संख्या का 3 गुना 145 है तो मैंने लिख दिया, बताओ ये संख्या क्या होगी? तो आपको पता है अगर मैं यहां से x निकाल दूं 145 के अपॉन में क्या जाएगा? 3 जाएगा कि नहीं? अब काट दीजिएगा, तो 3 का टेबल जब तुम 14 के लिए पढ़ोगे, 4 12, 2 बन गया 25, 8 24 बन गया 1 10, 3 9, 48.3 चेक करिएगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो यानी बी ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। किसी संख्या का 3 गुना 145 है, तुम्हें संख्या निकालनी तो 3 बटे में ले जाओ, इसको काट दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ रहा? 48.33। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो शायद ये क्वेश्चन 2 आ गए रेशो में, तो क्वेश्चन है कि 2 नहीं 3 आ गए बेटा, इसमें रेशो के क्वेश्चन 3 हो गए। दिनेश और मुकेश की आयु का अनुपात कितना है बेटा? देखो दिनेश है और कौन है? मुकेश है। अनुपात कितना है? 4:5 है। और यदि उनकी आयु का योग 45 है, योग कितना है? 45। तो मैंने आपको बताया था कि योग है तो इसको प्लस करिए, तो 9 वैल्यू कितनी है? 45। 9 वैल्यू 45 है तो 1 वैल्यू कितनी है? 5। और अगर 1 वैल्यू 5 है तो बताओ दिनेश कितना का है? 5 चौके 20 और ये कितना है? 5 पंजे 25। ये आपका राइट आंसर बना। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले भी किया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे आइएगा, पहली 7 सम संख्या का औसत बताए। देखिए पहली 7 सम संख्या इवन नंबर बताना है, तो पहला इवन नंबर 2, अगला इवन नंबर 4, फिर कितना था? 6, फिर कितना आएगा? 8, फिर आएगा 10, फिर आएगा बेटा 12। कितने बोल रहा है? 7 बोल रहा है, तो 2 4 6 एक और कर लीजिएगा, कितना बना? 14। तो पहले तो जो ये बोल रहा है कि 7 सम संख्या लीजिए, सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है, तो हमने लिख दिए 2 से कटने वाले नंबर। वो भी क्या बोला है कि पहले 7 बताइए, क्योंकि सम संख्या है तो 20 से भी शुरू होती है, पर ये बोला पहली 7 लिखना है, तो पहली 7 लिख दी हमने। अब मैंने अभी आपको जस्ट बताया था इससे पहले कि बेटा अगर कभी गैप बराबर हो, तो देखो गैप बराबर है, मैंने बोला था कि अगर कभी गैप बराबर हो तो तुम इसका एवरेज शॉर्टकट में निकाल सकते हो। पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड में क्या करिएगा? 2, आपका एवरेज आ जाएगा। तो देख लीजिएगा 2 + 14 यानी 16, 16 बटे 2 करेंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया। तो इसी पेपर में आपको एवरेज के 2 क्वेश्चन देखने को मिले जो कि एक ही पैटर्न पे बने थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि 625 √4 और √400 का बताइए आंसर कितना आएगा। तो 625 रूट होता है 25 का, और 4 का रूट होता है बेटा 2, और 400 का रूट होता है 20। ठीक है, सिंपल सी बात है। रूट इनकी वैल्यू होती है, आप लोगों को बताई गई है कि 400 का रूट कितना होता है? 20। अब बताइए 25 + 2 करेंगे तो 27, 27 में से 20 लेस करोगे तो आपका आवाज कितना आएगा? 7। तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइएगा। और एक चीज़ आप देखिएगा बेटा, हर पेपर में तुम्हें जितने भी अग्निवीर के पेपर है, ये जो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, इसमें दो तीन क्वेश्चन ये हर एक शिफ्ट में मिलने हैं। तो ये जो सिंपल से कंसेप्ट है, सरलीकरण के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइएगा जरा, क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? 160 160 एज इट इज़ इंटू 8 रखिएगा सेम, और डिवाइड रखिएगा सेम। 100 का रूट हमें पता है 10 होता है। कितना होता है? 10, हमने लिख दिया।
अब बोर्ड मास का रूल बताता है कि हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड, तो यानी 8 के अपॉन में क्या आएगा 10। तो अगर 8 के अपॉन में 10 आएगा तो मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ क्योंकि अब तो इनटू में नंबर, तो कितना बन जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 के 48, तो कितना बन जाएगा कैरी 4, 8 एकम 8, 8 4 12 यानी 128। तो ए ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो बोर्ड मास का क्वेश्चन था। 160 सेम है, 8 लिख दिया सेम है, डिवाइड का सेम लिखा, 100 का रूट कितना होता है 10, 8 डिवाइड बाय 10 तो 0 से 0 कैंसिल, 16 इंटू 8 तो आपका 128, आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये सिंपली कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को प्लस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2, 2 देख लीजिए, 2 किसी में है, एक ही नंबर पे आ रहा है, हाँ ठीक है, एक ही नंबर पे बन रहा है, 1 और 1 2 इसी में ही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लेना, मैंने लॉजिकली किया, 1 यहाँ पे है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 यहाँ 0 है, तो 1 + 1 तो 2 आएगा, तो यूनिट नंबर 2 होना चाहिए, 2 यहाँ पे मिला तो मैंने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप लोग इसको ऐड कर दीजिएगा, ये नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए बी सी का औसत वजन 78 है। ऐसे समझो कि ए बी और सी 3 लड़के हैं बेटा, ए बी सी 3 लड़के हैं और इनका जो वेट है वो 78 है, पर 78 इनका एवरेज वेट है। एवरेज वेट का मतलब है हर एक लड़का कितना है, 78 का है। तो अगर तीनों लड़के 78 किलो के हो गए तो मुझे बताओ 3 × 78 करें तो कितना बनेगा, 8 3 24, 2 आ गया, 7 21 और 2 कितना बन गया, 21 और 2 बन गया आपके पास 23। तो आपको पता है कितना बन रहा है, 224। आया सबको समझ, एक बारी देख लीजिएगा, 8 24, 24 का 4 कैरी 2 आ गया, 7 21, 21 और 2 कितना बन गया 23। अब आप मुझे ऐसे समझो कि अगर 3 लड़के 78 किलो और 78 किलो के तीनों, तो तीनों का टोटल वेट कितना बन गया, 234 किलो। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए और बी 2 लड़के हैं, इनका वेट 94 है। तो देखो ए और बी 2 लड़के हैं, इनका एवरेज, ध्यान देना, एवरेज वेट कितना 94 है। तो अगर 2 लड़के 94 kg के हो गए तो इनका वेट कितना बना, करो मल्टीप्लाई, 2 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, 9 दूनी कितना आ गया 18 आ गया, तो बोलो 188 आया। तो अब आप ऐसे समझिए कि ए बी सी जब तीनों लड़के हैं तो टोटल वेट इनका 234 है। जब ए और बी 2 लड़के आते हैं तो इन दोनों का वेट 188 है। तो इसका मतलब अगर मैं तीनों में से ये 2 माइनस कर दूं तो सी का वेट तो आएगा, किसका वेट आएगा, सी का। तीनों को मिला के 234 है और ए और बी को मिला के 188 है, माइनस किया जाएगा तो सी का ही वेट आ जाएगा। तो सी का वेट बन जाएगा, करिए बेटा माइनस, 14 में से 8 गया तो आपके पास 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो 6 किसी नंबर पे है तो 6 आपको सिर्फ एक ही नंबर पे मिल रहा है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो आप लोग एक बारी देख लीजिएगा इसको माइनस करके। तो ये बताओ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एक बारी रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। ए बी और सी 3 लड़के हैं, उनका एवरेज 78 है। अगर 3 लड़के 78 kg के होते हैं तो टोटल वेट उनका 234 हो जाएगा इंटू करके। ठीक है, अब बोलता है कि 2 लड़के ए और बी है, उनका वेट 94 kg है, तो अगर मैं इनका भी टोटल वेट निकालूं तो ये बन जाएगा 188। तो अगर मैं 3 का वेट देखूं 234 है और 2 का वेट देखूं 188 है, तो अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे सी का वेट आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा था, सी ऑप्शन आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब रीजनिंग सेक्शन देखिएगा, रीजनिंग में क्या पूछा था। तो रीजनिंग में पूछा था कि 37 लड़के हैं, 37 छात्रों की एक पंक्ति में सभी उत्तर दिशा के और समूह के। देखो ऐसे समझो कि एक लाइन है, इसमें टोटल बच्चे कितने 37 है और ये किधर को देख रहे हैं बेटा, नॉर्थ को देख रहे हैं। तो चलिए नॉर्थ की तरफ ऐसे बना दिया मैंने। अब बोलता है कि सौरभ जो है वो राइट साइड से 19वें स्थान पर है। तो राइट यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ बच्चा, अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको, तो आपको पता अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे राइट हैंड इस साइड है और लेफ्ट हैंड मेरा इस साइड है। तो टोटल बच्चे है 37, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये क्या है राइट हैंड है। तो बता रहा है कि सौरभ जो है वो राइट साइड से 19वें नंबर पे है। यहां से उसका नंबर कौन सा है, 19वां नंबर है किसका, सौरभ का।